नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कन्हैया के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें जानेंगे कि रेलवे में किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस के क्वेश्चन को कैसे हल करना होता है, कितने टफ होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी साइंस को पढ़ने की। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, ये परमाणु की बात कर रहा है कि परमाणु में 5 प्रकार के कोश होते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं K, L, M, N और O। देखिए, प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? 2n²। देखिए, यम किस कोश में है? ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, ये चौथा है और ये 5वां कोश है। इस प्रकार से, यानी कि के जो है पहले कोश में होगा, इसी तरह से ए होता है, ऐसे कोश बने होते हैं। तो एक के होता है, एल होता है और एम होता है, एन होता है, ये बाहरी वाला ओ होता है। इस ऐसे परमाणु में एक संरचना होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, वही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यम कोश हमारे तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे कोश में मुझे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बतानी है। तो हम एन का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, 2 × 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो हो जाएगा 18। अब इसी तरह से हमसे यम पूछा है, तो हो सकता है कि अगली बार एन पूछ दे, ओ पूछ दे। तो आप लोग इसको जानते रहिए, KLMNO क्रम से है। के बाद एल आता है, एम आता है, एन आता है, ओ आता है। जिस कोर्स में जैसे पूछेगा वैसे क्वेश्चन को हल करना है। जिसमें पूछेगा 2n², इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या याद करने के लिए कोर्स में। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। देखिए, इसके बारे में कुछ जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कोश होता है, इसको ऊर्जा का स्तर भी कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। इसका फार्मूला भी हमने आपको बता दिया। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन में है। तो हमारा इस प्रकार से आया कितना? 18 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए, 18 हमारा थर्ड ऑप्शन में है। तो यम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान निम्न द्वारा निर्धारित किया गया था। जो गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक जो होता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, यही हमें बताना है। पहला ऑप्शन में है हेनरी कैवेंडिश, दूसरे में है एंटोइन एल लुबियस तथा आइजैक न्यूटन, चौथे में है जॉन डाल्टन। आप लोग बताइए, गेस करिए कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक किसने दिया था। देखिए, हम जानते हैं सबका दिमाग आइजैक न्यूटन पे जा रहा होगा। हाँ, लेकिन जो गलत है, देखिए, जो हेनरी कैवेंडिश ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान इन्होंने दिया था। इन्होंने एक प्रयोग में बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जो होता है वह द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को नापता है। इनका ये कहना था गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.674 × 10⁻11 होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान। जो हम जी की वैल्यू पढ़ते हैं वो बड़ी जी का मान पूछ रहा है, छोटी जी का मान नहीं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो छोटी जी का मान होता है उसने आइजैक न्यूटन ने उसकी खोज की थी। और अन्य ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। जो एंटोइन एल लुबियस और जो थे, इन्हें आधुनिक रसायन का पिता बोला जाता है, लुबियस को। न्यूटन्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। और जो डाल्टन था, इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और न्यूटन ने तो कई सिद्धांत दिए थे, जिसमें गति का नियम आप लोग सबसे ज़्यादा ही फेमस है। और लुबियस इन्हें क्या बोला जाता है? आधुनिक रसायन का इन्हें पिता बोला जाता है। आधुनिक रसायन का पिता। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था। आइजैक न्यूटन गति के नियम के लिए फेमस जाते हैं। हेनरी कैवेंडिश जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, हेनरी कैवेंडिश इनका मान बताया था। इसका मान इन्होंने कितना बताया था? 6.674 × 10⁻⁻11
11। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान आपसे इस बार देखिए, अगली पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया था गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या था। हो सकता है कि इस बार पूछते हैं कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की खोज किसने की थी, इस बार पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 6.674 × 10⁻11। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाता है? संवेदी संग्राहक, रासायनिक संग्राहक, और फोर्थ ऑप्शन है स्वाद संग्राहक। आप लोग इसका आंसर बताइए कि स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाता है? संवेदी संग्राहक, रासायनिक संग्राहक और दृढ़ संग्राहक। तो आप संग्राहक के बारे में समझ रहे होंगे संग्राहक क्या है। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि संग्राहक क्या है। संग्राहक वे अंग या कोशिकाएं हैं जो प्रकाश, गर्मी या बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और संवेदी तंत्रिका तक संकेत भेजते हैं। संग्राहक का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश या गर्मी या बाहरी उत्तेजना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करते हैं और संवेदी तंत्रिका तक संकेत भेजते हैं। अब और स्वाद संग्राहक का मतलब क्या हो जाएगा? जो स्वाद संग्राहक मतलब जो स्वाद का पता लगाने वाले जो होंगे वह स्वाद संग्राहक कहलाएंगे। संवेदी संग्राहक जो संवेदों के माध्यम जो संग्राहक व्यापक श्रेणी में पर्यावरण से के लिए ज्ञात होती हैं, जो संवेदों को पता लगाती हैं, संवहक संग्राहक हो जाएंगी। इसी प्रकार से हमें बताना है कि स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाएगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या? संग्राहक, स्वेदी संग्राहक। स्वेदी संग्राहक तो होंगे नहीं, स्वेदी अंग जो होते हैं वो 5 ही होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाद संग्राहक। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। रासायनिक संग्राहक से आप समझ रहे होंगे कि वे शब्द आमतौर पर उन लोगों संग्राहक को संदर्भित करता है जो रासायनिक पदार्थों का पता लगाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं रिसेप्टर प्रकारों की विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है। स्वाद या स्वादिष्ट संग्रह, गंध और यहाँ तक कि कुछ आंतरिक शारीरिक कार्य भी होते हैं जो कि रासायनिक संग्राहक में आते हैं। दृढ़ संग्राहक सूंघने से संबंधित है। संवेदी संग्राहक आँख, कान, नाक से संबंधित है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वे होते हैं जो स्वाद का जो संकेत जो दिमाग तक देता है वही होती है संग्राहक। और क्वेश्चन हमारा पूछा था कि स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वाद संग्राहक। ठीक है, देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इनमें से अम्ल का गुण कौन सा नहीं है? अम्ल का गुण नहीं है। देखिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल एक क्षार के साथ लवण बनाता है, और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल एक क्षार के साथ लवण बनाता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए इसमें अम्ल का गुण बताना है। अम्ल क्या होता है? जिसका पीएच मान हम लोग देखते हैं कि 7 से कम होता है वह होते हैं अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो होता है क्षार। अब देखिए अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जी बिल्कुल, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, तो इस प्रकार से ये आंसर सही हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, इसको बाद में देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अम्ल एक क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। हाँ, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो एक लवण का बना देते हैं। अगर बेसिक अम्ल बेसिक क्षार से मिलेगा तो बेसिक लवण बनेगा, स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक क्षार से बनेगा तो स्ट्रॉन्ग लवण बनेगा। इस प्रकार से ऐसे इसका पेयर होता है। इसको मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल सही बात है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल एक क्षार के साथ लवण बनाता है, ये भी सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं, ये अम्ल का स्वाद एक कुछ पच नहीं रहा है। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 इज द हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जो अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है? एच प्लस आयन देते हैं, वो होते हैं अम्ल। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्लोराइड अम्ल सोडियम क्लोराइड बन जाता है। देखे होंगे NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम क्लास देते हैं HCl से, तो यह क्या बना देता है? सोडियम NaCl बना देता है। तो ये लवण हो गया।
इसी प्रकार से इस प्रकार से सही हो गया, ए भी सही हो गया, ए भी सही हो गया, तो इस प्रकार से नहीं है पूछा है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक। अब बहुत सारे लोगों को मतलब कि कन्फ्यूजन रहता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए एक ट्रिक आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अनिल। ठीक है, अनिल याद रखेंगे, एक याद रखेंगे, दूसरा हमेशा क्लियर हो जाएगा। अ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल। नी से हो जाएगा नीला, और ये हो जाएगा लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, लाल को नीला नहीं करता, लाल को नीला करेगा क्षारी। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, अम्ल हमेशा लाल को नीला कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि कौन सी प्रक्रिया में लोहे के जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग बताइए। ग्रीस लगाकर, मिश्र धातु बनाकर, गैल्वेनीकरण तथा एनोडीकरण। मैं आप ये सबको बताऊंगा, एनोडीकरण क्या है, मिश्र धातु क्या है, ग्रीस लगाना क्या है, बताऊंगा अभी। तो चलिए देखिए हम बताते हैं आपको। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण लोहे के जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। अब देख लेते हैं गैल्वेनीकरण क्या है। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। जस्ते का उपयोग गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जस्ता इसकी सतह पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बना देता है। जैसे लोहा होता है, जब से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो उसमें मूर्छा पकड़ जाता है, हम लोग उसको देहाती भाषा में मूर्छा बोलते हैं। मूर्छा मतलब इसमें जंग लग जाती है, कहने का मतलब। तो अगर जस्ते की परत चढ़ाएंगे तो जस्ते ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ना वो उसको सुरक्षात्मक परत बना देता है, इसीलिए हम लोग लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, और जिसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ग्रीस लगाना, ग्रीस तो आप जानते ही हैं, ग्रीस लगाना वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक चिकनाई वाला तेल बनाते हैं हम लोग। जैसे ग्रीस मोबिल लगाते हैं ना, बैरिंग वायरिंग में ग्रीस, वही ग्रीस है, ये ग्रीस लिखा हुआ है ग्रीस है। लेकिन और एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण मोटी ऑक्साइड कोटिंग के निर्माण की प्रक्रिया है जो धातु की सतह पर प्राकृतिक ऑक्साइड परत की मोटाई बढ़ाती है। आगे होगा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एनोडीकरण मोटी ऑक्साइड कोटिंग के निर्माण की प्रक्रिया है, मोटी ऑक्साइड कोटिंग के निर्माण की प्रक्रिया है जो धातु की सतह पर प्राकृतिक ऑक्साइड परत की मोटाई बढ़ाती है। आया समझ में, एनोडीकरण। और इसका आंसर इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसमें जस्ता ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है लोहे पर, इसलिए हम लोग लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए, एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उठा हुआ हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पेशी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बताइए। देखिए आप लोग गतिज ऊर्जा के बारे में समझ लीजिए कि गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। इसको कुछ बताने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं आप लोग को। गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न होता है। किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है वह होती है गति के कारण। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, जो स्थिति के आधार और उसकी निकाय द्वारा धारण की जाने वाली ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जो स्थिति के आधार पे होता है, और इसको निकालने का फार्मूला होता है mgh। m होता है मास, g होता है ग्रेविटी का मान, h होता है ऊंचाई। मतलब ये जितना ऊंचा होगा उतना ही होगा। जैसे यम पिंड द्रव्यमान, एक हथौड़ा उठाया जाता है तो हथौड़े की ऊंचाई के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊंचाई के कारण, जहाँ पे हाइट आ जाती है, इसमें गति नहीं हो रहा है। स्थिति ऊंचाई के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जो गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। पेशी ऊर्जा, आप लोग को पता है मांसपेशियों में ऊर्जा, मांसपेशियों की निरंतर गति से जो उत्पन्न होती है पेशी ऊर्जा हो जाएगी। एक कौन सा ऊर्जा दिया, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो पिंड की गति स्थिति दोनों के कारण जो उत्पन्न होता है, पिंड की गति और स्थिति दोनों के कारण जो उत्पन्न होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है हथौड़े, एक उठे हुए हथौड़े, देखिए एक उठे हुए हथौड़े में क्या हो जाएगा, उठा हुआ हथौड़ा हमने उठाया तो उसमें हाइट आ गई, और जब हाइट आ गई तो हमारी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है,
कि जब हम आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। देखिए बताना है, जब हम आवर्त सारणी में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आप लोग को ये बताना है। अब जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षकों की संख्या घटती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, कक्षकों की संख्या बढ़ती है, परमाणु का आकार घट जाता है। देखिए एक आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में हम लोग नीचे जाते हैं, इसको आवर्त बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग अगर नीचे की तरफ आएंगे 1 2 3 इस प्रकार से, तो उसमें बोल रहा है कि क्या होता है, कक्षकों की संख्या घटती है, नहीं, कक्षकों की संख्या घटेगी नहीं। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, वैसे वैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है और परमाणु क्रमांक भी देखे होंगे आप लोग, बढ़ता जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ जाते हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इसलिए उसका जो आकार है वो भी बढ़ता जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब कक्षकों की संख्या बढ़े तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे कम होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया। कक्षकों की संख्या बढ़ती है, हाँ कक्षकों की संख्या यहाँ ये घटती जाती है, यहाँ कक्षकों की संख्या बढ़ती है, ये सही है। अब देख लेना चाहता, परमाणु का आकार घट जाता है, नहीं, परमाणु का आकार, कक्षकों की संख्या जब बढ़ रही है तो परमाणु का आकार भी तो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कक्षकों की संख्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, परमाणु का आकार घट नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है। कक्षकों की संख्या जैसे नीचे आएंगे आवर्त सारणी में तो वहाँ पे हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, एक ही आवर्त के उदाहरण देख लेते हैं। एक ही आवर्त के हम 2 उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हो गया सोडियम और लिथियम लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अभी एक ही आवर्त के, पहले आवर्त के दोनों उदाहरण हैं। तो इसका देखिए 3 है, तो ये 3 ऊपर है और ये 11 है। देखिए अब 11 आए तो इसमें परमाणु क्रमांक किसका है, इसका अगर हम लेते हैं तो पहले कोष्टक में कितना आ जाएगा। अब देखिए इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 1 आएगा लिथियम का। इसको देखिए अलग से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या लेते हैं हम लोग, लिथियम एक तरफ ले लेते हैं, एक तरफ सोडियम ले लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा हमारा 2 1 हो जाएगा। पहले में कितना, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और इसका कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझेंगे इसको कि 2 और 1, और सोडियम का कितना हो जाएगा, 2 8 और 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले में उतना, तीसरे में हो जाएगा 3n²। दूसरे कोष्टक में आ जाएगा n² का मान 2 दूना के 4, 2 से गुणा करेंगे। अभी मैंने आप लोग को बताया 2n² होता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है, 11 हो जाएगा। देखिए जैसे हम नीचे की तरफ आए तो इसमें से क्या हुआ, कोष्टक बढ़े, कक्षकों की संख्या बढ़ी, लेकिन सेम क्वेश्चन में इसमें क्या था, जैसे हम ऊपर थे तो इसमें कुछ नहीं हो रहा था, बस वहाँ पे था। तो इस तरह से हमारा जो हो ऑप्शन हो जाएगा, कक्षकों की संख्या घटती नहीं बढ़ जाती है, ये इसलिए गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होते हैं, ये भी गलत हो गया। नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम नहीं होती है, बढ़ती है। कक्षकों की संख्या घटती नहीं बढ़ती है, ये भी गलत हो गया। परमाणु का आकार घट नहीं जाता, बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या निकल आता है, 3rd वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ऑप्शन है आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग आंसर गेस करिए। अब आप लोग के पास एक क्वेश्चन हो रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, फिर ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर ले और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर ले, वह उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। तो अब देख लेते हैं कि इसका कैसा नेचर है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का कैसा नेचर है, और मैग्नीशियम का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का। देखिए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, और यह अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या निकल जाता है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा और इसको हमेशा
याद ही रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये रेलवे का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो देखिए, अल्कोहल का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस है, जिसको केल्विन स्केल में तापमान कितना होगा हमें ये बताना है। देखिए, अब हमें किसी भी मान अगर निकालना है केल्विन में या उसमें, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले इसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिए, C-9 बराबर F-32 बराबर K-273 ये होता है। देखिए, अल्कोहल का 70 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें डिग्री सेल्सियस है तो उसमें केल्विन स्केल में नापना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना डिग्री सेल्सियस होता है उसमें हम लोग 273 जोड़ देते हैं। तो 8 3 11, 7 7 14 15 5 7 लेकर 1 2 1 3 हो जाएगा, तो 351 केल्विन आ जाएगा इसका आंसर। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा कि केल्विन से स्केल में बदलने का, फ़ारेनहाइट से इसमें बदलने का क्या फार्मूला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार फार्मूला आप लोग देख लीजिए। तो C/9 बराबर F-32/5 बराबर 273 होता है। अब हमको जैसे निकालना होगा उस तरीके से हम लोग निकालेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊतक क्या है, देखिए पढ़िए इसको। ऊतक क्या है, पहला ऑप्शन है कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान होती हैं लेकिन स्वरूप और कार्य में भिन्न होती हैं। कोशिकाएं जो उत्पत्ति में भिन्न होती हैं लेकिन स्वरूप और कार्य में समान होती हैं। कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में भिन्न होती हैं। कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में समान होती हैं। देखिए, हमें ये बताना है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरा क्वेश्चन दिख जाए। ऊतक क्या है, इसको हम लोग को देखना है कि कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान होती हैं लेकिन स्वरूप और कार्य में भिन्न होती हैं। नहीं, तो कोशिकाएं जो उत्पत्ति में भिन्न होती हैं लेकिन स्वरूप और कार्य में समान होती हैं। कोशिकाएं जो उत्पत्ति और स्वरूप कार्य में भिन्न होती हैं। देखिए, जो ऊतक होता है ना, वो जो ऊतक होता है, जो कोशिकाओं की उत्पत्ति स्वरूप और कार्य तीनों में समान होता है, इसीलिए तो वह ऊतक है। इसमें देखिए, वो देखना है, कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान होती हैं लेकिन स्वरूप और कार्य में भिन्न होती हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि वह उत्पत्ति में भी समान होंगी, स्वरूप में भी समान होंगी, कार्य में भी समान होंगी। जहाँ तीनों समान होंगे वही ऊतक होगा। कोशिकाएं जो उत्पत्ति में भिन्न होती हैं लेकिन स्वरूप और कार्य में समान होती है, कि भिन्न समान, ये गलत, ये भी गलत। तीसरा देख लेते, जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में भिन्न होती हैं, भिन्न तो होती ही नहीं है, समान ही होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और पाँचवा देख लेते हैं, कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में समान होती हैं। देखिए, समान आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है। और ये भी क्वेश्चन रेलवे का जो फेमस ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। द्रव्यमान यम के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा यदि इसकी गति v से दोगुनी होकर 2v हो जाए। देखिए, आप लोग को गतिज ऊर्जा भी हमने आप लोग को बताया, जो गति के कारण उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर ही काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर जो ये लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। देखिए, काइनेटिक बराबर इतना, अगर v का मान अगर दोगुना कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv²। अब 1/2 mv² को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, v² है, v का मान दे रखा है कि अगर v का मान 2v कर दे तो हम देखिए 2v² कर देंगे, तो 2v का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4v² हो जाएगा। ठीक है, v का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी है, ये तो 4 काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अब भी का माना 2v कर रहा है तो ये हो जाएगा 4v²। देखिए 1/2 mv² है, यहाँ से इसे कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 निकल जाएगा, तो 4 1/2 mv²। 1/2 mv² किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इस प्रकार हमारा जाएगा 4, इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग 4 काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार दूसरा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, फिर से एक बार देख लीजिए कि भी को दोगुना करना था, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv²। दो गुना किया 2b हो गई, भी का मान दोगुना कर दिया 2b हो गई, v² का मान कर दिए तो कितना हो जाएगा? इसका करेंगे तो 4v² हो जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्रभाव कितना पड़ा है? पहले 1/2 mv² था, अब बढ़ के कितना हो गया? 4v²। तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारा मान कितना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। यही बराबर 4 गुना गतिज ऊर्जा बढ़ गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इस सब सारे क्वेश्चन को आप लोग फिर से ध्यान से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस रेलवे के अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर अच्छा पढ़ाया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।